दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों अपन ग्रेजुएशन लेवल की इलेक्ट्रॉनिक्स अपन ने स्टार्ट कर रखी थी और अपन ने सारी थ्योरम और उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लिए थे। सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम भी अपन ने डिस्कस कर ली थी। लूप एनालिसिस, नोडल एनालिसिस सारी डिस्कस कर लिए थे। आज अपन उसमें 4 टर्मिनल नेटवर्क है, उसकी अपन दोस्तों चर्चा करते हैं। तो देखिए, चतुर टर्मिनल जाल या 4 टर्मिनल नेटवर्क। 4 टर्मिनल नेटवर्क, देखो इसमें इसके नाम से ये चीज स्पष्ट है कि 4 का मतलब 4 टर्मिनल, ठीक है। जैसे मान लो अपने पास में ये कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है, नेटवर्क है, जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस, बहुत सारी इंपेडेंस, बहुत सारी एडमिटेंस लगी हुई है और इसको अपन इस हिसाब से कर दें कि भाई इसमें 2 टर्मिनल तो क्या है, इनपुट, क्योंकि इनपुट हमेशा 2 टर्मिनलों से ही दिया जाता है, एक टर्मिनल से इनपुट नहीं दिया जाता है, हमेशा याद रखेंगे। इसको यदि अपन 1-1 और ये सारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, इसमें बहुत सारे क्या लगे हुए हैं, सर्किट एलिमेंट लगे हुए हैं, ठीक है। और दोस्तों इसमें ये दूसरा टर्मिनल है, ये 2-2 टर्मिनल अपन बोल सकते हैं। यानी यहां अपन इसको इनपुट दे रहे हैं तो इन दोनों टर्मिनलों को अपन क्या बोल सकते हैं, इनपुट टर्मिनल। क्या बोल सकते हैं, इनपुट टर्मिनल। और यहां से अपन आउटपुट मेजर कर रहे हैं तो इनको अपन क्या बोल सकते हैं, आउटपुट टर्मिनल, ठीक है। तो 2 तो ये हो गए, 1-1 या 2-2। इनको 1-1 या 2-2 रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया दोस्तों, इनपुट टर्मिनल, और ये क्या हो गया, आउटपुट टर्मिनल। जरूरत नहीं है कि इनपुट, ये इनपुट हो सकते हैं और ये क्या हो सकता है, आउटपुट हो सकता है। तो टोटल मिला के कितने टर्मिनल हैं, इसमें 4 टर्मिनल हैं, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, 4 टर्मिनल नेटवर्क। यानी 2 इनपुट टर्मिनल एंड 2 आउटपुट टर्मिनल, ठीक है। तो इसीलिए इसको अपन क्या कहते हैं, 4 टर्मिनल नेटवर्क, चतुर टर्मिनल जाल। इसको अपन क्या बोलते हैं, चतुर टर्मिनल जाल। क्या बोलते हैं दोस्तों, चतुर टर्मिनल जाल इनको बोला जाता है, चतुर टर्मिनल नेटवर्क इनको बोला जाता है, 4 टर्मिनल नेटवर्क, ठीक है। अब ये मान लो इसमें एक जो ये टर्मिनल है, इसमें इंपीडेंस लगी हुई है, इसमें एक टर्मिनल को अपन क्या कर दें, उभयनिष्ठ कर दें, जैसे अपन ट्रांजिस्टर में करते हैं, कॉमन हो जाए। यानी इसको अपन क्या कर दें, कॉमन कर दें। तो ये इनपुट जैसे 1 है वो इसके कोरस्पॉन्डिंग मेजर किया जाएगा और आउटपुट भी इसके कोरस्पॉन्डिंग मेजर किया जाएगा। तो 1, 2 और 3, तो उस टाइम में इसमें कितने टर्मिनल होंगे, 3 होंगे। तो उससे अपन क्या कहेंगे, 3 टर्मिनल नेटवर्क। क्या कहते हैं दोस्तों, 3 टर्मिनल नेटवर्क। कैसे, जैसे मान लो ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है और इसमें ये 1, ठीक है, यहां पर लगा दें कोई एडमिटेंस या रेजिस्टेंस लगा दें, ये Z1, ये क्या लगा दिया अपन ने, Z2, ठीक है। या इंपीडेंस, मैं पहले भी बता चुका हूं कि Z1, Z का मतलब है इंपीडेंस, Z का मतलब क्या है, इंपीडेंस। इंपीडेंस में बी रियल एंड में बी इमेजिनरी। इंपीडेंस है वो रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है, जबकि रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, रियल क्वांटिटी होती है। रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम G कहलाता है, G = 1/R, चालकत्व, कंडक्टेंस। और इंपीडेंस का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, Y, जिसे अपन क्या बोलते हैं, इंपीडेंस को बोलते हैं प्रतिबाधा और Y को दोस्तों बोलते हैं प्रवेश्यता। क्या बोला जाता है, प्रवेश्यता। अपन डिस्कस करेंगे प्रवेश्यता को। तो इसमें अपन ने क्या लगा दिया, रेजिस्टेंस लगा दिया, ये R1 मान सकते हो या R2 मान सकते हो, ये एक रेजिस्टेंस ये लगा दिया और यहां पर ये टर्मिनल अपन ने क्या कर दिया, उभयनिष्ठ कर दिया, ठीक है। तो ये टर्मिनल 1 था, ये भी 1 था, ये 2 था, ये भी 2 था। अब देखिए 2 टर्मिनल की अपन बात करें तो एक इनमें ये कॉमन है और इसमें भी ये कॉमन है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, 3 ही टर्मिनल हुए, 1, 2 और ये तीसरा, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो इसको अपन दोस्तों क्या कहेंगे, 3 टर्मिनल नेटवर्क। इसको अपन कहेंगे 3 टर्मिनल नेटवर्क, इसको बोल देंगे, क्या बोल देंगे, 3 टर्मिनल नेटवर्क। क्या इसमें 1 टर्मिनल
इज कॉमन, क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर दें, अपने पास में नेक्स्ट तरीका क्या है कि ये कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है अपने पास में और इसमें ये टर्मिनल 1 1 और ये टर्मिनल क्या हो गया दोस्तों 2 2। ठीक है, अब अपन दो चीजें जानते हैं, एक तो अपने पास में क्या वोल्टेज सोर्स, मैं डिस्कस कर चुका हूं वोल्टेज सोर्स, और वोल्टेज सोर्स यदि आइडियल वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, तो इसको अपन क्या कर देते हैं, कोई भी कैलकुलेशन अपन को करनी है तो इसको अपन क्या करते हैं शॉर्ट, इसकी जो इंपीडेंस होती है या इसका जो रेजिस्टेंस होता है दोस्तों वो क्या होता है RS इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो उस टर्मिनल को अपन क्या करते हैं शॉर्ट कर देते हैं, लघुपतित कर देते हैं। शॉर्ट करने पर जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0। और यदि अपने पास में ये किसके लिए है, आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए, किसके लिए है दोस्तों, आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए है। और यदि अपने पास में करंट सोर्स है, क्या है भाई, करंट सोर्स है, और यदि मान लो ये आइडियल करंट सोर्स है तो इसकी जो इंपीडेंस है RS टेंस टू क्या होती है इन्फिनिटी, तब उस टाइम में अपन इसको क्या करते हैं खुला छोड़ देते हैं, ओपन सर्किट। ये किसकी तरह बिहेव करता है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। अब यदि यहां अलग अलग टर्मिनल थे तो 4 टर्मिनल नेटवर्क, यहां क्या करिए एक टर्मिनल को दोस्तों अपन ने कॉमन कर दिया तो ये क्या हो गया 3 टर्मिनल नेटवर्क। और यहां पर अपन क्या कर दें, इस टर्मिनल को क्या कर दें अपन ने शॉर्ट कर दिया, लघुपतित कर दिया, क्या कर दिया शॉर्ट कर दिया, तो ये टर्मिनल क्या हो गया शॉर्ट टर्मिनल हो गया। ठीक है, और ये 1 1 ही बचा, तो इस टाइम में ये क्या कहलाएगा 2 टर्मिनल नेटवर्क। शॉर्ट चाहे इसको कर दो चाहे शॉर्ट इसको कर दो। शॉर्ट का मतलब क्या है कि ये एक सिंपल वायर की तरह अपन ने रिप्लेस कर दिया, इसमें किसी प्रकार का कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि RS बराबर 0 है, RS रेजिस्टेंस है ही नहीं, रेजिस्टेंस इसमें है ही नहीं, RS टेंस टू 0 है। ठीक है, तो इसको अपन क्या कहेंगे लघुपतित। ये अपन ने क्या कर दिया दोस्तों लघुपतित कर दिया, यानी अपन ये कह सकते हैं इसमें ये कौन सा टर्मिनल हो गया 2 टर्मिनल नेटवर्क, क्या हो गया 2 टर्मिनल नेटवर्क हो गया। और इसमें अपन ने क्या कर दिया 1 पेयर इज शॉर्ट, 1 पेयर इज शॉर्ट सर्किटेड, ऐसे अपन लिख सकते हैं शॉर्ट सर्किटेड। 1 पेयर का मतलब क्या है, चाहे इसको कर दो, ठीक है। जब अपन शॉर्ट सर्किट बोलेंगे, जैसे इसको अपन ने शॉर्ट सर्किट बोला तो इसको अपन बोलेंगे दोस्तों SC, SC का मतलब है शॉर्ट सर्किटेड। और जब इसको अपन बोलेंगे OC तब वो अपन क्या बोलेंगे ओपन सर्किटेड। अपन लिखेंगे आगे कि इंपीडेंस क्या है एडमिटेंस क्या है, तो शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट की अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये जनरल बातें होगी किसके बारे में 4 टर्मिनल नेटवर्क के बारे में, समझ में आ गई। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो क्या है पाई और T डेल्टा एंड इट्स कन्वर्जन, और उनका क्या है दोस्तों कन्वर्जन है। और Z, Y और H पैरामीटर, वहां से अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है फर्स्ट ग्रेड में। वैसे नेट वगैरह के तो सिलेबस में वहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में दोस्तों इसका क्वेश्चन पक्का आने की संभावना है। ठीक है, तो देखिए इसका आप बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका मैं मिटा रहा हूं। अब 2 टर्म है दोस्तों, एक तो है एक्टिव सोर्स, कई बार वो भी पूछा जाता है, और पैसिव सोर्स। कि एक्टिव सोर्स तो क्या होते हैं किसी 4 टर्मिनल नेटवर्क में, एक्टिव सोर्स तो क्या होते हैं और पैसिव सोर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्टिव सोर्स यानी सोर्स, एक तो क्या है एक्टिव सोर्स, और दूसरा क्या है दोस्तों पैसिव सोर्स। एक तो क्या हो गया एक्टिव सोर्स और दूसरा क्या हो गया पैसिव सोर्स। एक्टिव सोर्स क्या है अपन लिख सकते हैं प्रोवाइड द पावर एंड एनर्जी, provide the power and energy to the circuit for infinity time। अनंत समय तक यदि किसी सर्किट में वोल्टेज या एनर्जी या पावर यदि प्रोवाइड करवा रहे हैं तो उनको दोस्तों अपन क्या कहते हैं एक्टिव सोर्स कहते हैं। ठीक है, या अपन इनको क्या बोल सकते हैं कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ चार्ज,
क्या करते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज को कंट्रोल करते हैं। और इनके एग्जाम्पल दोस्तों आपको याद रखने हैं, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, मात खा सकते हो। एक तो क्या होगी दोस्तों, बैटरी। ये तो सारे लोग ही अपन जानते हैं कि बैटरी क्या करती है, किसी भी सर्किट में यदि अपन ने बैटरी लगाई तो बैटरी या तो एनर्जी को अवेलेबल करवाएगी या पावर का सोर्स यही है अपने पास में, चाहे वो डीसी हो चाहे एसी हो। तो ये बैटरी है वो किस में आती है, एक्टिव सोर्स में आती है। लेकिन इसके बारे में आपने नहीं पढ़ा, डायोड। डायोड भी दोस्तों जब अपन डायोड की कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो वहां अपन ये देखेंगे कि डायोड में अपन उसको बाइसिंग न करें डायोड को तो भी उसमें करंट फ्लो हो सकती है, ठीक है ना। यानी करंट प्रोवाइड करवा रही है डायोड, तो डायोड भी क्या है, एक्टिव सोर्स में है, ठीक है। अब जैसे डायोड एक्टिव सोर्स में आ गया तो ट्रांजिस्टर तो क्या होते हैं, 2pn डायोड होता है, तो ट्रांजिस्टर भी क्या है दोस्तों, ट्रांजिस्टर भी क्या है, एक्टिव सोर्स, ठीक है। तो इन तीनों में ये तो आपको याद रहता है क्योंकि आप जानती हो कि किसी सर्किट में यदि अपन ने बैटरी लगाई है तो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, वोल्टेज कौन प्रोवाइड करेगा, बैटरी करेगा। लेकिन इनको आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन आपके आ सकता है, और यदि आएगा और आपने ध्यान नहीं दिया है तो ये क्वेश्चन पक्का आपका गलत होना है। मान लो क्वेश्चन आ जाए, निम्न में से एक्टिव सोर्स है रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर और क्या होगा दोस्तों, ट्रांजिस्टर। तो यदि आपने पढ़ा हुआ है तो एक्टिव सोर्स क्या होगा, ट्रांजिस्टर होगा। बाकी आप क्या करोगे, कैपेसिटर करोगे, क्योंकि आपको ये पता है कि कैपेसिटर तो एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन दोस्तों पहले कैपेसिटर एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाता, पहले कैपेसिटर चार्ज होगा उसके बाद में एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखोगे, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है, ठीक है। पैसिव सोर्स क्या है, पैसिव सोर्स वो है जो किसी सर्किट में एनर्जी को खाते हैं, एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन अपन क्या लिखेंगे, कंज्यूम पावर एंड एनर्जी, जो क्या करते हैं, पावर और एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होंगे, अभी मैंने बताया आपको। रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस ये आपको पता है कि ये कंज्यूम करता पावर। इंडक्टर वैसे आप देखते हो तो इंडक्टर मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है, और दोस्तों क्या है, कैपेसिटर। लेकिन इन दोनों की खास बात क्या है कि ये दोनों पहले चार्ज होंगे उसके बाद में आपको एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे, और एनर्जी प्रोवाइड भी नहीं करवाते। जैसे अपन पंखे की बात करें, पंखे में कैपेसिटर लगाता है, इनिशियली पंखे को स्टार्ट करते टाइम पंखे को ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो इनिशियली ये अपनी एनर्जी, जो कैपेसिटर पहले से चार्ज होता है, इनिशियली अपनी एनर्जी प्रोवाइड करवा देता है, जिससे पंखा स्टार्ट हो जाता है, और कैपेसिटर चार्ज होकर वापस अपनी जगह पर वापस सेम टू सेम, किसी प्रकार के कोई काम नहीं ये करता है। तो इंडक्टर और कैपेसिटर में आप दोस्तों कंफ्यूज हो सकते हो, ये दोनों के दोनों किस में आएंगे, पैसिव सोर्स में आएंगे। कहने का मतलब ये क्या करते हैं, किसी भी सर्किट में पावर को कंज्यूम पक्का करते हैं, या पावर को खाते हैं, या पावर को क्या करते हैं, एनिहिलेट करते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। मान लो अपन हार्ड तो पढ़ दिए, और परीक्षा में यही होता है कि अपन हार्ड तो सारा कॉम्प्लेक्सिटी जो भी है, जैसे अपन पाई स्टार, डेल्टा स्टार सारा पढ़ लेंगे, लेकिन ये बात अपन ने नहीं पढ़ी हुई तो अपना क्वेश्चन बहुत इजी होने के बाद में भी क्या हो सकता है दोस्तों, गलत हो जाएगा। अभी एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो आरपीएससी में आया हुआ है, बच्चे उसको पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। देखिए समझ में आ गई बात, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, अच्छी बातें हैं। हाँ, अब दोस्तों देखो, किरचॉफ के नियम जो अपन ने पढ़े हैं वो तो अपन ने पढ़ लिए अपने लेवल के हिसाब से। किसी बच्चे ने मेरे को फ़ोन करके कहा कि सर आप सेकेंड ईयर की किताब के हिसाब से भी हमें पढ़ा दो, तो मैं आपको एडमिटेंस लेके ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कम समय में आपको मैं यहाँ से ये क्लियर कर देता हूँ। जंक्शन और नोडल रूल वापस जो चीज़ें अपन को आ रही हैं उन्हीं को मैं वापस थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। समझ में आ गई? अब देखिए, अपन सीधा चलते हैं दोस्तों नोड या संधि विश्लेषण। वैसे अपन पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल से, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ इम्पीडेंस की बात अपन कर रहे हैं सेकेंड ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस बच्चे की भी बात को ध्यान में रख लिया जाए और मैं आपको ये करवा देता हूँ। संधि नोड या किरचॉफ नियम का एक्सप्लेनेशन है जंक्शन एनालिसिस। नोड और जंक्शन एनालिसिस, थोड़ा सा इसमें मैट्रिक्स बना के कुछ दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको अलग से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मान लो, हाँ
इसमें दो तरीके से अपन काम कर सकते हैं। कैसे कि ये बैटरी लगा दी, वोल्टेज सोर्स है, ये कई बैटरियों का कॉम्बिनेशन है, अल्टरनेट देखो माइनस प्लस, फिर प्लस से माइनस, फिर प्लस, इसको अपन ने वोल्टेज सोर्स बोल दिया ई है। अब आप ये कहना चाहो तो ये इंपीडेंस Z1 अपन लगा सकते हैं, या कोई अपन को कहे कि भाई Z1 नहीं आप तो एडमिटेंस लगाओ, प्रवेश्यता, ठीक है, प्रवेश्यता भी अपन लगा देंगे, देखना इन्हीं को अपन प्रवेश्यता। Z1 का मतलब क्या है दोस्तों, 1/Y1, यानी जो प्रतिबाधा है, प्रतिबाधा बराबर क्या होता है, 1 प्रवेश्यता होता है। क्या होता है, 1 प्रवेश्यता, यानी Z इक्वल्स टू दोस्तों क्या होता है, 1/Y। ये आप ध्यान में रखोगे, यानी प्रतिबाधा का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, प्रवेश्यता कहलाता है। ये अपन काम में लेंगे, ठीक है। हाँ, अब देखिए Z1 अपन ने लगा दिया, ऐसे ही दूसरी सीधा आप डब्बा बना के भी कर सकते हो इसको, कि एक डब्बा बना दिया, दिस इज Z1। Z1 का मतलब है इंपीडेंस रेजिस्टेंस, Z1 हो गया, फिर Z1, ये Z2, ये Z3, ये Z4 और ये Z5। ठीक है, या इनको अपन Y1 मान लें, प्रवेश्यता ही मान लेते हैं इनको। ये अपन ने Y1 मान लिया जो क्या है 1/Z1 है, या Y2 है 1/Z2 है, ठीक है। ये Y3 1/Z3, ठीक है। Z4 इसको अपन Y4 मान लेते हैं, ये क्या हो गया 1/Z4, और ये Y5 1/Z5, ठीक है। अब ये जंक्शन एनालिसिस है, तो जंक्शन एनालिसिस में सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि भाई सबसे पहले अपन डिसाइड करते हैं क्या, नोड को डिसाइड करते हैं कि ब्रांच 2 और 2 से ज़्यादा जिस बिंदु पर ब्रांचेस मिलती हैं उनको अपन क्या कहते हैं, नोड। तो देखिए ये ब्रांच है, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस इंपीडेंस लगा हुआ है, ये ब्रांच, ये भी ब्रांच, तो एक तो दोस्तों क्या हो गई, ये नोड होगी, इसको अपन मान लेते हैं स्मॉल ए, ठीक है भाई। एक ये वाला पॉइंट देखिए, ये भी है, इसको अपन मान लेते हैं स्मॉल बी। फिर ये वाला भी है, ये ब्रांच मिली हुई है, लेकिन इधर देखो ये ब्रांच मिली हुई है, ये भी है, और दोस्तों ये भी है, ठीक है, डिसाइड कर लिया अपन ने। फिर पहला पॉइंट हो गया, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, चूज द नोड या फाइंड आउट द नोड। फाइंड आउट ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, फाइंड आउट द नोड कर लिया, फाइंड नोड। दूसरा क्या है, डिसाइड द रेफरेंस नोड। तो अपन ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि अपन रेफरेंस नोड उस पॉइंट को लेते हैं जो बैटरी के नेगेटिव से डायरेक्टली कनेक्टेड हो। तो ये बैटरी का नेगेटिव है, बैटरी का नेगेटिव ये है, तो ये अपन ने रेफरेंस नोड ले लिया, इसको अपन O मान लेते हैं, O फॉर रेफरेंस। और यहाँ पर रेफरेंस पे पोटेंशियल को अपन क्या मानते हैं, 0 मानते हैं, इसको अपन ने क्या कह दिया, रेफरेंस नोड। इसको अपन ने क्या कह दिया, रेफरेंस, क्या कह दिया दोस्तों, रेफरेंस नोड अपन ने बोल दिया इसको, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट हो गया, अज्यूम द करंट इन द ब्रांच, पर्टिकुलर ब्रांच, कि इन ब्रांच में करंट को अपन अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। क्या है भाई, इसमें देखो मान लिया अपन ने I1 करंट जा रही है, इसमें I2, इसमें I3 इसमें जा रही है, फिर इसमें I4 और इसमें क्या जा रही है, I5 जा रही है, ठीक है भाई। अब अपन लगा दें, क्या लगा दें, अप्लाइंग, चौथा पॉइंट, करंट मान लिया अपन ने, अप्लाइंग KCL, अप्लाइंग KCL, किरचॉफ करंट लॉ अपन इसमें लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए किरचॉफ करंट लॉ लगा रहे हैं, इसका वोल्टेज क्या है, 0। अब यहां पर वोल्टेज कितना मान लें अपन, EA मान लें, ये E है तो ये EA मान लें। अब अपन को ओम्स के नियम से करंट निकालनी है, ठीक है। तो जंक्शन ए पे लगा दें अपन अप्लाइंग KCL, अप्लाइंग
KCL एट ए पे लगा रहे हैं अपन, ठीक है भाई। अब देखिए ए पे लगा रहे हैं तो क्या हो गया दोस्तों, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट ए नोड इज इक्वल्स टू 0। बोलता हूं यानी किसी शाखाओं में जो ब्रांचेज हैं उनमें बहने वाली करंट यदि किसी जंक्शन पे आ रही है तो उसको तो अपन धनात्मक लेंगे, जा रही है उसको ऋणात्मक लेंगे। ये तो हो गया सिंपल। या एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए ए पर अपन I1 करंट तो आ रही है और I3 और I2 जा रही है, जाने वाली करंट को अपन नेगेटिव लेते हैं। तो ए पर देखिए I1 पॉजिटिव है, माइनस क्या है I2 और माइनस क्या है दोस्तों I3 और इक्वल्स टू क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1। अब I1 अपन डिसाइड करते हैं। तो देखिए I1 देखिए ध्यान से I1, तो देखिए यहां पर EA वोल्टेज अपन ने क्या मान लिया, ये ए जंक्शन है तो EA मान लिया। तो अब वोल्टेज अपन करंट यहां से ओरिजिनेट हो रहा है, देखो कहां से आ रहा है, यहां से। अपन ये मान रहे हैं कि करंट यहां से आ रहा है, तो आने वाले को अपन E माइनस EA बटे R, I इक्वल्स टू V अपॉन R ओम के नियम से। अब R तो ये है नहीं, ये तो क्या है एडमिटेंस है, ये तो Z1 है ना, तो इसको अपन मान लो Z1 माने, ये लो Z1, और Z1 बराबर क्या है 1 अपॉन Y1, तो I इक्वल्स टू V अपॉन R यानी Z1, ठीक है। और दोस्तों 1 अपॉन Z1 बराबर क्या है, 1 अपॉन Z1 बराबर क्या है Y1, तो इसको अपन ने क्या मान लिया E माइनस EA और इंटू इसको अपन क्या कर देते हैं Y1। समझ में आ गया I1 भाई, E माइनस EA तो ये कर दिया और 1 अपॉन Z1 को अपन ने क्या लिख दिया Y1 लिख दिया। ऐसे ही ये क्या हो गया Z2 बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन Y2। अरे या Z1 की वैल्यू रख दो 1 अपॉन Y1, तो Y1 बटे में बटा है, यहां से होके आ जाएगा। ऐसे ही I2 देखिए, I2 कौन सा है, ये वाला करंट है, तो ये यहां पर EB, तो ये लो वोल्टेज EB मान लो, कहां से आ रहा है EA से आ रहा है, तो EA माइनस EB क्या हो जाएगा दोस्तों, EA माइनस EB और बटे क्या हो जाएगा Z2, और Z2 1 अपॉन Z2 को आप क्या लिख सकते हो Y2 लिख सकते हो, यानी EA माइनस EB और क्या हो गया Y2 हो गया। ऐसे ही I3 यहां लिख देता हूं, I3 देखिए, I3 कहां है I3, ये रहा I3, तो यहां पर क्या है 0, वोल्टेज क्या है 0, यहां पर क्या है EA, तो EA माइनस 0, I3 क्या हो जाएगा दोस्तों EA माइनस 0 अपॉन Z3, और ये क्या हो जाएगा EA माइनस 0 और इंटू Y3, 1 अपॉन Z3 बराबर क्या हो गया Y3 हो गया, ठीक है। ऐसे ही I4 देखिए, I4 कहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है, और यहां पर पोटेंशियल क्या है 0, तो ये इससे कनेक्टेड मान सकते हैं अपन, क्योंकि डायरेक्ट कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, तो यहाँ 0 वोल्टेज है, तो यहाँ भी दोस्तों क्या होगा 0 वोल्टेज होगा। तो ये क्या होगा EB माइनस 0 बटे क्या हो जाएगा Z4, और EB माइनस 0 और बटे क्या हो जाएगा Y4, ठीक है। ऐसे ही I5 देखिए, I5 बराबर यहाँ EB है और ये किससे कनेक्टेड है, डायरेक्ट इससे कनेक्टेड है, तो EB माइनस ये भी 0 वोल्ट, तो EB माइनस 0 बटे Z5, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों EB माइनस 0 और Y5 लिख सकते हैं। इतना अपन ने कर लिया। अब देखिए ये तो अपन ने ए पे लगाया है, ठीक है, तो ए पे ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दो, तो इक्वेशन अपने पास में क्या आ जाएगी, पहला I1 की वैल्यू E माइनस EA इंटू Y1 माइनस का निशान I2 ये रहा EA माइनस EB Y2, ठीक है, माइनस I3 कहाँ रहा, ये रहा EA माइनस 0 Y3 और बराबर 0। यहां से देखिए EA देखिए EA सब में है, तो यहां से अपन क्या कॉमन ले लें भाई, EY1 माइनस EA Y1 आ गया, माइनस EA Y2 प्लस EB Y2 और माइनस EA Y3 बराबर 0। यहाँ से देखिए इसमें पूरे में माइनस अपन कर देते हैं, तो Y1 प्लस Y2 और प्लस Y3
ये क्या हो गया ई ए, ये टर्म आ गई, ये टर्म आ गई, ये टर्म आ गई और आ गई, और माइनस का निशान माइनस y2, भाई इस ये प्लस लेंगे तो ये माइनस होगा पक्का, y2 EB, और ये माइनस होगा तो इसको अपन पक्षांतरण कर दें EY1, क्या हो जाएगा EY1 हो जाएगा, और इसको समीकरण अपन लिख सकते हैं 2। एक तो ये इक्वेशन आ गई अपने पास में, आ गई, ये इक्वेशन आपके है। और बी पर अप्लाइंग KCL एट नोड बी पर देखो I2 करंट आ रही है, I4 जा रही है, I5 भी जा रही है, ठीक है भाई। तो क्या हो गया, आने वाली करंट को पॉजिटिव, तो प्लस I2 माइनस I4 और माइनस क्या हो गया दोस्तों I4 माइनस I5 बराबर क्या हो गया 0। ये वाली वैल्यू और पुट कर दो, I2 कितना है भाई, ये रहा EA माइनस EB और इंटू Y2, ठीक है, माइनस I4 देखिए EB माइनस 0 क्या हो जाएगा Y4, और माइनस I5 माइनस EB माइनस 0 Y5 बराबर क्या हो गया दोस्तों 0। इम्प्लाइज दैट EA Y2 माइनस EB Y2 माइनस EB Y4 और माइनस EB Y5 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ से देखिए Y2 EA हो गया, Y2 क्या है EA है, माइनस क्या है EB Y2 प्लस Y4 प्लस क्या है दोस्तों Y5 और इनटू क्या है EB और बराबर क्या है 0। ये समीकरण नंबर कौन सा आ गया, ये समीकरण नंबर 3 और ये समीकरण नंबर क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। तो इस 2 और 4 से अपन क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, EA तथा EB निकाल सकते हैं। दो अपने पास में 2 अननोन क्वांटिटी हैं और 2 ही क्या आ गए इक्वेशन आ गए, और यही अपन ने बहुत सारी न्यूमेरिकल इक्वेशन को सोल्व करके अपन ने किरचॉफ लॉ में इनको एक्सप्लेन किया है। बस यहाँ अपन को ये ध्यान में रखना है कि भाई इस एनालिसिस में अपन ने एक नई क्वांटिटी से और रूबरू हुए हैं अपन, जिसको अपन कहते हैं प्रवेश्यता, जो क्या होती है प्रतिबाधा का व्युत्क्रम होती है। जो प्रतिबाधा का क्या होती है दोस्तों व्युत्क्रम होती है। समझ में आ गया, इसको आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ये आप कर चुके हो, बस उस बच्चे की भावना को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका ले सकते हो, ठीक है। हाँ, दूसरा जो एनालिसिस है उसको अपन मैट्रिक्स के रूप में भी करते हैं। जिसको अपन कहते हैं पास या मैश और लूप एनालिसिस, मैश और लूप एनालिसिस, मैश और लूप एनालिसिस। देखिए दोस्तों करते हैं डिस्कस। वैसे अपन कर चुके हैं इनको, लेकिन एक बार फिर और कि ये Z1 कोई इंपीडेंस, लिखने का तरीका यह है, बाकी वैसे लिख दो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। Z1 है, Z2, Z3, Z4, Z5 और इनको कनेक्ट कर दिया आपस में। ये वोल्टेज सोर्स पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव E, ठीक है, प्लस माइनस। Z1 हो गया, Z2, Z3, Z4, Z5, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, मैश और लूप एनालिसिस करना है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अज्यूम द करंट। तो अपन ने जो नोड या जंक्शन रूल था किरचॉफ का, उसमें तो अपन ने ब्रांच में करंट को अज्यूम किया, और यहां अपन को करंट किधर अज्यूम करना पड़ेगा, लूप में। तो देखिए एक लूप, ये दूसरा और ये तीसरा, और ये अपने पास में क्या है प्रतिबाधाएं। जो अपन ने ये प्रतिबाधा का मतलब दोस्तों यही है,
ये कर दो चाहे ये कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। या R1 R2 R3 R4 कुछ भी आप लगा सकते हो, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि Z है मे बी इमेजनरी और रियल बोथ, जबकि रेजिस्टेंस है वो हमेशा क्या होता है, रियल फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है। अपने करंट में जूम कर लिया, ये पहला लूप है एक, ये सेकंड लूप, और ये क्या है दोस्तों, थर्ड लूप, ठीक है। इसमें करंट अपन ने जूम कर लिया ऐसे I1 कि भाई ऐसे ऐसे करंट इसके अंदर जा रही है। आप ऐसे भी अज्यूम कर सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो, अपन ने क्लॉकवाइज करंट को अज्यूम कर लिया। ऐसे ही अपन इसमें कर लेते हैं I2, ऐसे ही अपन इसमें कर लेते हैं I3, ठीक है। करंट होगी। फिर सेकंड पॉइंट क्या हो गया, पहला पॉइंट तो क्या हुआ, अज्यूम द करंट इन लूप्स। दूसरा पॉइंट क्या था कि डिसाइड द पोलरिटी। अपन को क्या करना है दोस्तों, पोलरिटी को डिसाइड करना है। तो पोलरिटी, जो बैटरी की जो पोलरिटी है उसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पोलरिटी लेके आ रहा है, ठीक है। ये माइनस और ये प्लस। अब देखिए इसमें अपन ने करंट माना है ऐसे, करंट अपन ने क्या माना है, ऐसे माना है। तो इस इंपीडेंस की अपन बात करें Z1 की, तो ये प्लस टर्मिनल और ये माइनस टर्मिनल। समझ में आ गई कि जिस डायरेक्शन में अपन मान रहे हैं करंट, जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है प्लस माइनस, ठीक है भाई। अब देखिए यहां से Z3 में से करंट जो जा रही है, तो इसमें आप पे डिपेंड करता है कि यदि I1 को आपने बड़ा माना है, तो देखिए I1 इधर से आ गई, I1 को यदि बड़ा मान रहे हो तो ये तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, क्योंकि I1 की ये डायरेक्शन है। लेकिन I2 की देखिए इस ब्रांच में I2 ऊपर की तरफ है, ठीक है। यदि I2 को बड़ा मान रहे हो तो ये टर्मिनल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये टर्मिनल क्या होगा दोस्तों, नेगेटिव होगा। लेकिन बड़ा कौन से को माने, जो आपकी इच्छा हो उसको आप बड़ा मान सकते हो, फ्री हो आप, ठीक है। अपन सपोज ट्रेडिशनली अपन माने, जिसको मानते हैं कि इसमें से फ्लो होने वाली करंट है वो I1 ज्यादा है, तो यहां इसमें ये करंट फ्लो होगी, और इसमें फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, I1 माइनस I2। क्या हो जाएगी, I1 माइनस I2। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब इसमें देखो I2 करंट फ्लो हो रही है, I2, तो ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इसमें भी वही केस है, यदि I2 को अपन Z4 में से बड़ा मानते हैं तो ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये टर्मिनल नेगेटिव, और यहां से जो फ्लो होने वाली करंट है वो क्या हो जाएगी, I2 माइनस I3। अब कैसे पता चलेगा कि करंट अपन ने जो अज्यूम की है वो सही की है या गलत की है, वो लास्ट में ऑटोमेटिक अपन को करंट की वैल्यू यदि पॉजिटिव आती है कैलकुलेशन करने के बाद में, तो अपन ने जो करंट मानी है वो एकदम एक्यूरेट है। और यदि करंट की वैल्यू साइन चेंज हो जाता है, इसका मतलब जो अपन ने लूप में, जो मैश में अपन ने जो करंट मानी है वो क्या है, उसकी डायरेक्शन है वो अपन ने क्लॉकवाइज मान रखी है, उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, प्लस माइनस पोलरिटी होगी, इसकी होगी। और जब I3 इसमें से जाएगा तो ये पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, नेगेटिव, और इसकी पोलरिटी ये हो गई, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, अपन ने पोलरिटी डिसाइड कर दी, अब अपन क्या कर रहे हैं, अप्लाइंग KVL। ये आप कर चुके हो, बहुत सिंपल है, अप्लाइंग KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज इक्वल्स टू 0, कि एक निश्चित दिशा में चलते हुए वोल्टाओं के पतन का बीजीय क्या होता है दोस्तों, शून्य होता है। इसमें अपन ने एक साइन कन्वेंशन यूज किया था, जिसको अपन ने ट्रेडिशनली माना था कि अपन चल रहे हैं और पहले यदि पॉजिटिव साइन आ रहा है तो अपन पॉजिटिव लेंगे, और अपन यदि पहले नेगेटिव साइन आ रहा है तो नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अब कोई कहते कि सर ये क्यों माना, भाई आप इसको उल्टा भी मान सकते हो कि पॉजिटिव आए तो नेगेटिव लेंगे, और नेगेटिव आए तो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। लेकिन इतना झंझट पालो क्यों, पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव आए तो नेगेटिव लेंगे, ठीक है भाई। अब देखिए यहां से अपन चल रहे हैं, चलेंगे कहां से, यहां से चल रहे हैं, तो क्या होगा भाई, पहले यहां से चले अपन तो पहले निशान किसका है, प्लस का, तो I1 Z1, भाई ओम के नियम से ये R है ये I है तो IR, समझ गए क्या, तो I1 Z1 हो गया, ठीक है। फिर यहां आए, लूप फर्स्ट में लगा रहे हैं, अप्लाइंग KVL इन लूप फर्स्ट, I1 Z1। फिर इसमें देखो दूसरे में आ गए, इस ब्रांच में आ गए, तो मैंने आपको क्या कहा था कि यदि I1 को बड़ा मानते हो तो करंट नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है, तो प्लस का निशान है, और इसमें अपन क्या लिख सकते हैं, I1 माइनस I2, और इनटू क्या लिख दिया, Z3, ठीक है। फिर यहां आए, इधर आए, तो पहले देखो माइनस का निशान, तो माइनस E, और क्या हो गया, बराबर 0, ठीक है। इसको अपन सोल्व कर लें, इंप्लाइज देखिए, I1 Z1 या I1 यहां से यहां से, तो I1 प्लस Z1 प्लस Z3,
Z1 प्लस Z3, ये क्या हो गया I1, ठीक है दोस्तों, और माइनस Z3 I2, ठीक है, और बराबर इसको इधर ले साइड चेंज कर दी, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अपन नई चीज़ सीखने जा रहे हैं। Z1 प्लस Z3 I1 की टर्म आ गई, इसमें प्लस का निशान, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस Z3 I2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें I1 भी आ गया, I2 भी आ गया, लेकिन I3 तो है ही नहीं, तो दोस्तों उसको अपन ये लिख सकते हैं 0 इंटू I3 और बराबर क्या हो गया E, ये समीकरण नंबर क्या हो गया 1। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, इतना इतना अपन इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये आ गया KVL इन लूप फर्स्ट, समझ में आ गई बात। और मैट्रिक्स रूप में भाई अपन को KVL लगाना आ रहा है, अपना रिवीजन हो रहा है, लेकिन इसको मैट्रिक्स रूप में अपन कैसे सॉल्व करेंगे ये अपन दोस्तों देखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट अप्लाइंग KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप 2 में लगा रहे हैं, ये 2 नंबर लूप है अपना, ठीक है भाई। कहां से स्टार्ट करो, ऊपर से स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा I2Z2, देखिए I2Z2, पहले यहां से स्टार्ट हुए हैं तो पहले प्लस का निशान है I2Z2, फिर यहां आए तो यहां आए तो देखो I2 माइनस I3 इंटू Z4, तो प्लस I2 माइनस I3 इंटू Z4, ठीक है। फिर यहां आए तो देखो ये माइनस का निशान है, पहले माइनस है, देखो ये माइनस और ये ऐसे आ रहा है, तो ये इसमें फ्लो होने वाली करंट क्या है भाई I1 माइनस I2 है, क्या है फ्लो होने वाली करंट I2 माइनस I1, लेकिन माइनस का निशान आया तो ये लो माइनस, अपन तो माइनस ही लगाएंगे, और I1 माइनस I2 और इनटू क्या हो जाएगा Z3 और बराबर क्या है 0, क्या हो जाएगा दोस्तों Z3 बराबर 0। कंफ्यूज बिल्कुल भी अपन को दोस्तों नहीं होना है, ठीक है। ये इक्वेशन आ गया, इसको बॉक्स में बंद कर दो। फिर यहां से देखिए वापस इस इक्वेशन को लेंगे अपन, इसमें देखो I1 की टर्म कौन सी है, ये वाली है I1, तो I1 के साथ में माइनस लगा हुआ है, देखिए, ठीक है। इसको अपन ने क्या लिख लिया I1 को, तो माइनस Z3 I1 लिख सकते हैं अपन भाई, हो गया Z3 वाला। फिर I2 की टर्म में देखिए एक ये रहा, एक I2 ये रहा और एक ये I2 रहा, यानी Z2 प्लस का निशान Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 और ये क्या हो गया I2 और I3 भी है इसमें, ठीक है ना। क्या है भाई माइनस I3 Z4 है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस का Z4 I3 और बराबर क्या हो गया दोस्तों 0। ये समीकरण नंबर क्या हो गया 2 हो गया, हो गया भाई माइनस Z4 I3। अब देखो इसमें I1 है, इसमें I2 है, इसमें I3 है, इसमें I1 है, इसमें I2 है, इसमें भी क्या है दोस्तों I3 बना लिया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अप्लाइंग KVL इन लूप थर्ड, तीसरे लूप में अप्लाई कर रहे हैं, ऊपर से स्टार्ट कर दो भाई, तो क्या हो जाएगा I3Z5 I3Z5, फिर इधर है नहीं, यहां आ गए डायरेक्ट, तो पहले माइनस का निशान, तो माइनस क्या हो जाएगा भाई I2 माइनस I3 और इंटू Z4 और बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। यहां देखिए I1 इसमें है ही नहीं, I1 इसमें नहीं है, तो अपन क्या करेंगे I1 को 0 इंटू I1 कर दिया भाई। फिर देखो I2 है, क्या I2 है माइनस में है, तो प्लस माइनस Z4 I2 है ना, और प्लस I3 है Z5 यानी Z4 प्लस Z5 और इंटू I3 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 3 आ गया, यानी ये दूसरा समीकरण, ये तीसरा समीकरण। इस समीकरण को अपन मैट्रिक्स रूप में लिखें, इस समीकरण को अपन किस रूप में लिखें मैट्रिक्स रूप में लिखें, या इनकी मैट्रिक्स बनाएं अपन प्रतिबाधा की, ठीक है। तो कैसे अपन प्रतिबाधा की मैट्रिक्स बनाएं, तो Z कैसे बनाएं मैट्रिक्स कि भाई अपने पास में I1 I2, तो इसको अपन क्या लिखेंगे Z11 मैट्रिक्स बना रहे हैं कि भाई Z जो इंपिडेंस है अपने पास में उसकी मैट्रिक्स अपन ऐसे बनाना है Z11 Z12
Z13, Z21, Z22, Z23, ठीक है भाई, और Z31, Z33 और क्या बना दे Z32 और Z33, ये अपन ने बना लिया। Z11 का मतलब क्या है? प्रथम पास की प्रतिबाधा। इसको अपन क्या कहेंगे? Z11 क्या है? केवल पहले पास से ही रिलेटेड है दोस्तों, तो प्रथम पास की प्रतिबाधा, ठीक है। 11 Z11, ध्यान से देखोगे तो Z11 अपने पास में आ जाएगी, I1 का मल्टीपल होगा, I1 का गुणांक होगा। अपन मैट्रिक्स बनाएंगे इसमें, ये I1 का कोफिशिएंट है, ये I2 का है, ये I3 का है, एंड सो ऑन। जो जिसका कोफिशिएंट होगा वो उसी में अपन करेंगे। Z12 का मतलब क्या है? पहले और दूसरे, Z12 क्या है? पहले पास और दूसरे पास की म्यूचुअल, दोनों की क्या है? मिली-जुली, अन्योन्य, जिसे अपन क्या कहते हैं? म्यूचुअल प्रतिबाधा। Z13 का मतलब क्या है दोस्तों? पहले और तीसरे पास की प्रतिबाधा है। Z21 दूसरे और पहले की, यानी Z12 बराबर क्या हो जाएगा? Z21 हो जाएगा भाई, अलग अलग थोड़ी होंगी, यानी ये वैल्यू इसके बराबर होगी। मैट्रिक्स में भी आपको ध्यान में रखना है, मान लो ये मैट्रिक्स आ जाए, इसको पूछ रहे कि x, तो x क्या होगा? ठीक है, Z22 केवल दूसरे पास से रिलेटेड प्रतिबाधा है, Z33 केवल तीसरे से है, Z23 का मतलब है 2 और 3 या 3 और 2, ये दोनों सेम होंगे, ठीक है। Z31 और Z13 ये दोनों क्या होंगे दोस्तों? सेम होंगे, ठीक है। तो इसको अपन केस में लिख सकते हैं, ये जो तीन समीकरण आए, इन समीकरणों को अपन प्रतिबाधा के रूप में, प्रतिबाधा इंपीडेंस के रूप में, मैट्रिक्स के रूप में कैसे लिख सकते हैं? देखिए, किधर लिख दें इसको, एक बार इसको ही मिटा देता हूं, इसको लिख रहा हूं, देखिए कैसे भाई। पहले समीकरण, पहले क्या भाई? Z1 प्लस Z3, पहले समीकरण I1, फिर दूसरा समीकरण, फिर तीसरा, ठीक है। तो क्या है? I1, पहले समीकरण में I1 का कोफिशिएंट क्या है दोस्तों? Z1 Z3, I1 का कोफिशिएंट लिख दिया, I2 का कोफिशिएंट है -Z3 और I3 का कोफिशिएंट क्या है? 0, ठीक है भाई। दूसरा समीकरण देखो, I1 का कोफिशिएंट क्या है? -Z3, सिंपल है, ठीक है। दूसरा I2 का कोफिशिएंट क्या है? Z2 प्लस Z3 प्लस Z4, ठीक है, और माइनस का क्या है दोस्तों? माइनस का Z4, ठीक है। तीसरा इक्वेशन अपन देखें, I1 की जगह 0, I2 की जगह -Z4 और Z4 प्लस Z5, Z4 प्लस Z5 ये, ठीक है। ये मैट्रिक्स हो गई इसकी, ठीक है। अभी अपन ने जस्ट इसके पहले ये क्या लिखा था दोस्तों? Z11, भाई इसको मैं यहां लिख देता हूं, सिंपल, Z11, Z12, Z13, Z21, Z22, Z23, Z31, Z32 और Z33। यहां से देखिए Z11 क्या है? Z11 ये है, ठीक है। अपन इसको क्या बोल सकते हैं? प्रथम पास की प्रतिबाधा बोल सकते हैं। ये क्या है दोस्तों? Z11, ठीक है। यानी अपन इसको करना चाहें तो Z11 बराबर क्या हो गया? Z1 प्लस Z3। इसी तरीकों को अडॉप्ट करने के लिए, बाकी ये इक्वेशन तो अपन निकाल ही चुके हैं, बस इसके आगे क्या फंक्शन है वो उसको डिस्कस करने के लिए मैंने आपको वापस से ये रिपीट किया है, ठीक है ना। तो Z1 प्लस Z3 को अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों? प्रथम पास की प्रतिबाधा। जैसे लूप की प्रतिबाधा अपन को कोई पूछ ले कि इसकी इंपीडेंस कितनी है, तो Z1 प्लस Z3 है, भाई सीरीज में ही है, वैसे भी देखिए आप, कॉमन सेंस भी है, Z1 प्लस Z3, जिसे अपन क्या कहते हैं? प्रथम लूप की प्रतिबाधा, प्रथम लूप की प्रतिबाधा, इंपीडेंस ऑफ फर्स्ट लूप। यहां देखिए Z12, Z3 क्या है? यहां से देखिए Z3 पहले और दूसरे लूप की क्या हो रही है? साझा हो रही है, पार्टी साझा हो रही है ना। अरे भाई देखिए Z3 जो इंपीडेंस है वो पहले लूप में भी कंट्रीब्यूट कर रही है और दूसरे लूप में भी कंट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। तो Z3 माइनस Z3 जो है वो क्या है दोस्तों? पहली और दूसरे पास के मध्य अन्योन्य प्रतिबाधा। इसको अपन क्या कहेंगे? Z12, पहले और दूसरे पास के मध्य की अन्योन्य प्रतिबाधा है क्या? -Z3,
ठीक है। और Z ये देखें माइनस Z12 और ये क्या है दोस्तों Z21 है, Z21 ये दोनों भी बराबर है, यानी Z12 बराबर Z21 और क्या है माइनस Z3, यानी ये इसकी क्या होगी बराबर होगी। फिर ये क्या है Z22, Z22 का मतलब क्या है द्वितीय पास की प्रतिबाधा, यहां से देखिए Z2 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 Z3 Z2 Z4, ठीक है। या यहां जैसे Z3 वो पार्टनरशिप है, दोनों की साझेदारी है, ठीक है। फिर ये देखिए Z4 क्या है भाई, यहां जो टर्मिनल आएगा वो क्या है Z23, 23 का मतलब है दूसरे और तीसरे पास की अन्योन्य प्रतिबाधा, क्या है दूसरे और तीसरे पास की अन्योन्य प्रतिबाधा, सॉरी 23 है ना, दूसरे और तीसरे पास की अन्योन्य प्रतिबाधा है जिसकी वैल्यू कितनी है 0 है। और ये देखिए ये क्या है Z13 और Z31, ये क्या है दोस्तों पहले और तीसरे की, पहले और तीसरे में कोई किसी प्रकार की कोई साझेदारी नहीं है, यानी पहले और तीसरे पास के मध्य की अन्योन्य जो प्रतिबाधा है दोस्तों 0 है। सिंपल बहुत क्वेश्चन आ सकता है, आपको मान लो यही क्वेश्चन दे दे और अगला ये पूछ ले कि पहले और तीसरे पास की अन्योन्य प्रतिबाधा कितनी होगी, तो यदि आपकी ये मैट्रिक्स थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है तो शून्य होगी, अदरवाइज तो आप कुछ भी टप्पा मारोगे, ठीक है। तो ये आपको डिस्कस करना है, इसको अपन क्या कहेंगे, इसको अपन क्या कहेंगे दोस्तों मैट्रिक्स, इंपीडेंस मैट्रिक्स कहेंगे, क्या कहेंगे इंपीडेंस मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। और इसके हिसाब से ये जो इक्वेशन है ये मैट्रिक्स इंपीडेंस होगी, इसके हिसाब से इन इक्वेशनों को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए मैं ये डायग्राम मिटा रहा हूं, एक बार जरूरत पड़ेगी तो वापस बना लेंगे। इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये समझ में आ गया। तो इक्वेशन 1 2 3 को अपन कैसे लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, इक्वेशन 1 2 and 3 written as follow। अब यहां तक तो आप पढ़ चुके हो, इसके बाद में ये नई चीज है, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं भाई, तो देखो RHS में अपन देखें तो पहले इक्वेशन में E है, दूसरे इक्वेशन में 0 है और तीसरी इक्वेशन में भी क्या है दोस्तों 0 है, ठीक है। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं E0 0, सिंपल अपन को बराबर करना है। फिर ये अपन जानते हैं Z11 Z12 Z13 Z21 Z22 Z23 Z31 Z32 Z33, इनकी वैल्यू अपन को पता ही है। और अपन ने किसके कोफिशिएंट, ये I1 का है, ये I2 का है, ये I3 का है, ठीक है। इनको इधर मल्टीप्लाई, तो ये अपन ने कैसे लिख दिया I1 I2 और क्या लिख दिया दोस्तों I3। इन तीनों इक्वेशनों को अपन ने ये एक नई इक्वेशन लिख दी। अब ये इक्वेशन लिख दो चाहे ये इक्वेशन, और Z ये जो मैट्रिक्स है वो यही है, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब अपन को क्या निकालना है, यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा गया है, आरपीएससी की एग्जाम में, बहुत ध्यान में रखेंगे कि अपने पास में कितने लूप हैं, कितनी नोड हैं, कितनी ब्रांच, ठीक है। तो वहां कितने समीकरण होंगे, नंबर ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर क्या होगा समीकरणों की संख्या, बराबर होगा b-n+1। दोस्तों ये सूत्र ही पूछा हुआ है बहुत बार, ये सूत्र पूछा बहुत बार, b-n+1। b का मतलब क्या है ब्रांच की संख्या, ब्रांच की संख्या। n का मतलब क्या है दोस्तों, ब्रांच अपन उसी को मानेंगे जिसमें कुछ न कुछ प्रतिरोध या इंपीडेंस लगा हुआ हो। n क्या, नंबर ऑफ नोड, कि कितने नोड होंगे, ठीक है। और 1 है ही। तो इसमें अपन प्रेजेंट केस में देखें ध्यान से, तो इसमें ब्रांच आप देखिए कितनी है भाई, रेजिस्टेंस कितने लगे हुए हैं, 5 लगे हुए हैं ना। तो जहां रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक में ई, पहले में देखिए ई और इंपीडेंस दोनों लगे हुए हैं Z1, तो वो एक ब्रांच है, वो एक ही ब्रांच काउंट अपन करेंगे, ठीक है। कितनी होगी 5 ब्रांच होगी, 5 ब्रांच होगी तो 5 हो गए भाई, ठीक है। फिर नोड देखिए अपन ने डिसाइड किए हैं, तो एक ए पॉइंट वाला, एक बी पॉइंट वाला और एक रेफरेंस नोड। तो नोड कितने हैं दोस्तों 3, तो -3 प्लस क्या हो गया 1, बराबर कितने हो गए 3। यानी इस
इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, इस नेटवर्क को सोल्व करने के लिए अपन को कितने समीकरणों की आवश्यकता है? 3 की आवश्यकता है। तो ये जो अपन ने डिस्कस किया ये एग्जाम में आरपीसी में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सूत्र ही पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ इक्वेशन कितने होंगे, b माइनस एन प्लस 2 दे दिया, n माइनस बी प्लस 1 दे दिया, कुछ भी दे दिया, लेकिन अपन को यदि अपन ने ध्यान नहीं दिया तो ये क्वेश्चन अपन नहीं पढ़ेंगे तो दोस्तों अपना गलत होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को लाइटली नहीं लेना है, आपका ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। b माइनस एन प्लस 1, b माइनस एन प्लस 1, b माइनस एन प्लस 1, या यदि डायरेक्ट आपको याद है तो 1 सेकंड में हो जाएगा, अदरवाइज तो आप क्या करो भाई, लूप इक्वेशन लिखो, फिर आप देखो कि कितनी क्वांटिटीज अननोन है, उसी हिसाब से इनको करो कि कितनी समीकरण आएंगी, उतना ही ये मतलब आंकड़ा बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहां से अपने पास में जो मैट्रिक्स आई, कौन सी, ये वाली, तो इसका अपन क्या ले लें दोस्तों, डिटर्मिनेंट ले लें। क्या ले लें, इसका डिटर्मिनेंट ले लें। इसका क्या ले लें, सारणिक। तो सारणिक इसका ले लो, तो देखो z का सारणिक बराबर, या डेल्टा z से अपन इसको शो कर रहे हैं। z के सारणिक को अपन किससे रिप्लेस कर रहे हैं दोस्तों, डेल्टा z से। ये क्या है, z1 प्लस z3, z12 नहीं, माइनस z3 0। ठीक है भाई, फिर माइनस z3, ठीक है, z2 प्लस z3 प्लस z4, ठीक है, माइनस का z4, ठीक है, 0 माइनस का z4, और क्या हो गया, z4 प्लस z5। ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई, ऐसे ही तो करते हैं अपन, मैं डिटर्मिनेंट निकालना अपन को, तो ऐसे इन तीनों को मल्टीप्लाई, फिर ये 0 और फिर ये 0। अपन ऐसे ही तो निकालते हैं, मैंने सिखाया आपको मैट्रिक्स में। तो डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं अपन डेल्टा z। तो देखो डेल्टा z बराबर, इन तीनों को अपन ने मल्टीप्लाई किया, फिर अपन क्लॉकवाइज चलेंगे और 3 क्वांटिटी, तो देखो माइनस z3 z4 0, तो 0 आएगा। फिर यहाँ से चलेंगे 1, ये चलेंगे तो ये भी 0 आ गया। तो z1 प्लस z3, z2 प्लस z3 प्लस z4, ठीक है, और z4 प्लस z5, ये तो आ गया प्लस में, और माइनस इसका उल्टा, तो माइनस इसका उल्टा करोगे तो देखो क्या हो गया, ये तो 0, फिर यहां से देखिए माइनस z4 और z1 प्लस z3, माइनस ये और फिर ये और फिर ये। ठीक है, तो क्या हो गया, एक तो हो गया माइनस 0, फिर माइनस ये दोनों z4 z1 प्लस z3, माइनस माइनस प्लस हो गए, ये माइनस माइनस प्लस और माइनस सूत्र वाला, और माइनस माइनस ये भी प्लस, और माइनस z3 और z4 प्लस z5। इसको अपन सोल्व करेंगे, तो डेल्टा z, ठीक है भाई, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इस ब्रैकेट से कर लेते हैं, z1 z2 प्लस z1 z3 प्लस z1 z4, z1 से हो गया, प्लस z2 z3 प्लस z3 स्क्वायर, ठीक है, और प्लस z3 z4, और ये क्या आ गया, z4 प्लस z5। तो z4 प्लस z5 तो देखो कॉमन ही आ रहा है दोनों तरफ, तो z4 प्लस z5, z4 प्लस z5 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो z4 प्लस z5 को कॉमन ले लेते हैं दोनों से, इसको करते नहीं है, कॉमन ही आ रहा है तो कॉमन ही ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, z4 प्लस z5 इसमें से कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा, z1 प्लस z3 और z2 प्लस z3 प्लस z4, और ये माइनस z3 स्क्वायर और
ये अपना -Z4² और Z1 + Z3 इतना बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ से देखिए बराबर Z4 Z5, इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, Z1 Z2 + Z1 Z3 + Z1 Z4 + Z3 Z2 + Z3² + Z3 Z4, ठीक है, और -Z3² और -Z4² और Z1 + Z3। Z4 + Z5 कॉमन लिया अपन। Z3 से Z3 कैंसिल आउट हो गया। मिस्टेक हो गई है। देखिए अपन अपने ट्रेडिशनल मेथड से ही सोल्व करते हैं। जेड की जो मैट्रिक्स है, क्या है भाई जेड की मैट्रिक्स, Z1 + Z3 -Z3 0 -Z3 Z2 + Z3 + Z4 -Z4 0 -Z4 तरीका क्या है, ये Z1 + Z3, ये गया Z2 + Z3 + Z4 Z4 + Z5 और माइनस माइनस प्लस -Z4², ये हो गया। ठीक है, प्लस माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस Z3 ब्रैकेट लगा दिए, ये गया ये गया ये तो क्या हो गया, -Z3 + Z3 और ये इसके साथ में मल्टीप्लाई -Z3 Z4 + Z5 और माइनस माइनस -Z4²। और लास्ट का 0 है। और +0, ये भाई 0 और 0 के साथ में कोई भी क्वांटिटी आ जाए उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। Z3 आ जाएगा, Z3 Z4 + Z5 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, -Z3 ये लाइन तो कट गई और ये 0 के साथ में मल्टीप्लाई हुआ यानी ये 0 हो गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। Z1 + Z3, ठीक है, इसको अपन अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, Z1 + Z3 तो है ही अपना बाहर पड़ा है, या इसको अपन सोल्व कर लें तो क्या हो जाएगा, Z2 + Z3 + Z4, ठीक है, एक लाइन और लिख देते हैं नीचे, Z2 + Z3 + Z4 Z4 + Z5 और -Z4², ठीक है, और +Z3
माइनस Z3 स्क्वायर हो गया, Z4 प्लस Z5 हो गया। ठीक है, अब देखो Z4 प्लस Z5 ले लिया कॉमन, उसी तरीके से करते तो वो भी हो जाता। इसमें से देखिए Z1 प्लस Z3, इसको सॉल्व करें। देखिए इसको अपन ने अलग अलग कर लेते हैं कि Z1 प्लस Z3 ये किसके साथ में मल्टीप्लाई, Z2 प्लस Z3 प्लस Z4, ठीक है, और Z4 प्लस Z5, एक तो ये ब्रैकेट हो गया, और माइनस Z1 प्लस Z3 Z4 स्क्वायर हो गया, और माइनस Z3 स्क्वायर Z4 प्लस क्या हो गया Z5 हो गया। ठीक है भाई, अब इसमें से और इसमें से Z4 प्लस Z5 कॉमन ले लो। Z4 प्लस Z5 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, Z1 प्लस Z3, ठीक है, Z2 प्लस Z3 प्लस Z4, ठीक है, और माइनस Z3 स्क्वायर, यही था, वहाँ भी यही आया था, माइनस Z3 स्क्वायर और Z4 प्लस नहीं माइनस Z1 प्लस Z3 और Z4 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए Z4 प्लस Z5 इनको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z1 Z4, ठीक है, प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 स्क्वायर और प्लस Z3 Z4 हो गया भाई, और माइनस Z3 स्क्वायर और माइनस Z1 प्लस Z3 और Z4 स्क्वायर। ठीक है, Z3 स्क्वायर से Z3 स्क्वायर कट गया, तो ये क्या बच गया Z4 प्लस Z5। ठीक है, और यहाँ से देखिए Z1 Z2 प्लस Z2 Z3, साइक्लिक ऑर्डर वाले पहले लिखने हैं, प्लस Z3 Z1 Z2 आ गया, Z2 Z3 आ गया, Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z3 Z2 Z2 Z3 या Z1 Z3 प्लस Z1 Z4 प्लस Z2 Z3 और प्लस Z3 Z4 आ गया। ठीक है, और माइनस ये तो इसके साथ में मल्टीप्लाई में है ही, और माइनस Z1 प्लस Z3 और Z4 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखिए बराबर Z4 प्लस Z5 Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, ये तो एक साथ आ गए, और इनको तो एक साथ लिख दिया, प्लस Z4 प्लस Z5 और जिसमें 4 है Z1 Z4 प्लस Z3 Z4 और माइनस Z1 प्लस Z3 और दोस्तों क्या हो गया Z4 स्क्वायर। ठीक है, इसको अपन सोल्व कर लेंगे, ये अपना क्या हो गया डेल्टा Z हो गया। ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से। वहाँ वो भी अपन ने जो मेथड लगाया था वो भी सही था, ये वाला मेथड भी सही था, उसमें कोई गलती नहीं थी, तो वो डायरेक्ट करने का है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए अपन इसमें करंट निकाल रहे हैं I1।
ये डेल्टा जेड आ गया। अब I1 अपन कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। I1 देखिए कैसे निकालें अपन, डेल्टा वन, पहले अपन डेल्टा वन लिखेंगे। डेल्टा वन का मतलब क्या है कि इस पहली कॉलम को इससे रिप्लेस कर दो, पहले कॉलम को किससे रिप्लेस कर दो, डेल्टा वन से। तो ये क्या हो जाएगा, E0 0, ठीक है, E0 0 हो जाएगा, और माइनस Z3 Z2 प्लस Z3 प्लस Z4, और ये क्या हो जाएगा माइनस का Z4, और ये क्या हो जाएगा 0 माइनस का Z4, और ये क्या हो जाएगा Z4 प्लस Z5, ठीक है, ये आ जाएगा डेल्टा वन। और जैसे ये डेल्टा वन आ जाएगा तो I1 यानी पहली ब्रांच, पहले लूप में फ्लो होने वाली करंट क्या हो जाएगी, I1 बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा वन। ये डिटर्मिनेंट है दोस्तों, मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट, ठीक है, डेल्टा वन और बट्टे कौन सा, डेल्टा ये वाला डेल्टा जेड। ऐसे ही सिमिलरली दूसरी, इस दूसरे कॉलम को अपन इससे रिप्लेस कर देंगे, तब क्या जाएगी अपने पास में डेल्टा टू। तो I2 बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा टू डेल्टा जेड, ठीक है, डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, डेल्टा जेड का भाग दे देंगे। ऐसे ही तीसरे कॉलम को अपन किससे रिप्लेस कर देंगे, उससे। तो I3 बराबर क्या आ जाएगा डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा जेड। यदि अपन इसको व्यापक रूप में लिखना चाहें, किसको, इस इक्वेशन को, इन जनरल यदि किसी लूप में, किसी नेटवर्क में आर पास हो, मैस कितने हो, आर हो, यहां तो 3 ही है, ठीक है, आर हो, तो देखो पहले लूप में 1 1 बटे डेल्टा जेड, 2 2 बटे डेल्टा जेड, 3 3 बटे डेल्टा जेड। तो आरवी लूप की अपन बात करें तो आई आर बराबर क्या आ जाएगा डेल्टा आर अपॉन क्या आ जाएगा दोस्तों डेल्टा जेड, क्या आ जाएगा डेल्टा आर अपॉन डेल्टा जेड। ये वैल्यू अपने पास में आ जाएगा। आप किसी भी नेटवर्क से, किसी भी मेथड से करना चाहें, डिटर्मिनेंट निकालने का ये मेथड, ये प्लस, फिर ये दोनों, ये जीरो, फिर ये उल्टा माइनस, अभी मैंने जो बताया था, या आप मेरी मैथमेटिकल फिजिक्स की जाके मैट्रिक्स की मैंने पढ़ाया है, वहाँ डिटर्मिनेंट निकालने का मैंने बहुत डिटर्मिनेंट निकाले हैं, वहाँ से आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ कि कैसे निकालेंगे, सेम टू सेम आएगा, किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। क्रेमर रूल अपन इसको बोलते हैं। डिटर्मिनेंट निकालने का देखो सिंपल तरीका क्या है, Z1 प्लस Z3, ध्यान से, माइनस Z3 0, माइनस Z3, Z2 प्लस Z3 प्लस Z4, माइनस का Z4 0, माइनस का Z4, Z4 प्लस Z5, ठीक है। देखिए कैसे, पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का निशान, ठीक है, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई और ये जीरो, तीनों आगे प्लस का निशान, इसमें प्लस का निशान लगाएंगे, ठीक है, फिर ये जीरो और ये दोनों मल्टीप्लाई, प्लस का निशान। ये सारे क्लॉकवाइज जब चलेंगे तो प्लस का निशान, यानी डेल्टा जेड बराबर प्लस इन तीनों का मल्टीप्लाई, प्लस इन तीनों का मल्टीप्लाई, प्लस इन तीनों का मल्टीप्लाई। समझ में आ गई बात। फिर माइनस का निशान, फिर अपन एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। देखो ये माइनस का निशान, माइनस हो गया, फिर ये दोनों, ये तीन तीन का मल्टीप्लाई करना है, माइनस का निशान, और फिर Z4 प्लस Z5 और ये Z3 ये माइनस का निशान। तो ये दोस्तों क्या आ जाएगा, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। और इस नियम को अपन क्या कहते हैं, क्रेमर्स लॉ। क्या कहते हैं, क्रेमर्स लॉ जिसको कहा जाता है। तो मैंने आपको विशेष रूप से आज ये सिखाने की कोशिश की है क्या, कि भाई लूप जब अपने पास में हो तो लूप से अपन डायरेक्ट करंट की वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं, किससे, इस क्रेमर रूल से, जो अपन ने वहां अपनी पिछली क्लास की वीडियो में अपन ने नहीं डिस्कस किया था। एक चीज यह है कि उपरोक्त इस डिसीजन से अपन ने ये पढ़ा है कि जिन परिपथों के लिए n-1, n का मतलब क्या है, नोड -1 का मान b-n+1 से कम हो, किससे, n-1 का मान b-n+1 से कम हो,
अथवा जिन समस्याओं में विभिन्न संधियों पर वोल्टाओं के मान ज्ञात करना हो तो नोड संधि का विश्लेषण विधि यहां पर क्या रहते हैं, कौन सी विधि, नोड या जंक्शन अच्छी रहती है, गुड इन कंपैरिजन टू मैश एनालिसिस। ठीक है, ये दोस्तों छोटा सा अपना एक टॉपिक था, ठीक है, जिसको आप लोग डिस्कस करोगे, देख लोगे वापस, सारा सब कुछ आपको आता है। बस यहाँ थोड़ा सा डिटर्मिनेंट निकालने में, डिटर्मिनेंट अपन ने निकाला है, ये तो अपना क्या है, ट्रेडिशनल मेथड है जिससे अपन ने निकाला है, और ये एक नया मेथड है जिसको अपन क्या कहते हैं, क्रेमर रूल कहते हैं। इसके थ्रू आप एक दो प्रॉब्लम करोगे तो ये बहुत आसान है इन कंपेरिजन टू ये। ठीक है, आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, इतना ही डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में अपन दोस्तों आगे की बातें करेंगे 4 टर्मिनल नेटवर्क की। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।